प्रिया शर्मा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसने जीवन बदलने की इच्छा से 7 साल तक पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। शहर में महंगे खर्चों के कारण टिके रहना उसके लिए असंभव हो गया। इसलिए उसने अपनी बची खुची पूंजी लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के पास इस अवैध क्लिनिक को खोल लिया। पहले वह कानपुर देहात के एक निजी अस्पताल में लगभग 2 साल तक इंटर्नशिप कर चुकी थी। यह इलाका तेजी से विकसित हो रहा था, जहां अलग अलग जगहों से आए बहुत से मजदूर और फैक्ट्री कामगार रहते थे। और शहर की तरह खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं था। कानपुर देहात में कोई नहीं जानता था कि प्रिया कौन है, इसलिए उसने आसानी से उसी मकान मालकिन के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया जहाँ वह इंटर्नशिप के दिनों में रह चुकी थी। उस दिन रात के 11 बजे से ऊपर हो चुके थे। प्रिया मेडिकल कचरे की थैली लेकर बाहर गई और उसे उस देसी कूड़ेदान में फेंक दिया जिसे आसपास के लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस छोटी गली में नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाने नहीं आती थी। आमतौर पर घरेलू कचरा सड़क के उस पार रहने वाले बूढ़े कबाड़ी दंपति अपनी ठेला गाड़ी से मुख्य सड़क तक ले जाते थे। वह भीतर आई, दरवाजा अंदर से बंद किया, मेडिकल दस्ताने उतारकर यूं ही मेज पर फेंक दिए। उसने झाड़ू उठाई और 20 वर्ग मीटर से भी छोटे कमरे को साफ किया। साथ ही जांच वाली खाट के पास लगे खून के धब्बे भी पोंछ दिए। यही उसका निजी क्लिनिक था। सामने का हिस्सा क्लिनिक जैसा सजाया गया था। पीछे उसका सोने बैठने का स्थान था। प्रिया ने अपनी बांह नाक के पास ले जाकर सूंघी। खून की तीखी गंध अब भी उसके आसपास तैर रही थी, लेकिन यह धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। वह फर्श पर धम्म से बैठ गई, कोट की जेब से मोटी गड्डी निकाली। उसने नोटों को सावधानी से मूल्य के अनुसार अलग अलग रखा। मुंह से जोड़ घटाव बुदबुदाती रही। 6 लाख रुपए, यही आज की कमाई थी। उसने पैसे ठीक से जमा कर सिरहाने की दराज में रखे और थक कर आंखें बंद कर लीं। माथे के बीच का दर्द फिर शुरू हो गया था। प्रिया अब नहाने तक की इच्छा नहीं रखती थी। तभी फोन की घंटी बजी। प्रिया को देखने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि फोन किसका है, उसकी मां सुनीता का। दूसरी तरफ से तीखी आवाज चिल्लाई, तू क्या कर रही थी? दोपहर से फोन कर रही हूं, उठाती क्यों नहीं? तुझे पता भी है तेरे बाप और मुझे गुंडे लगभग काट ही डालते। निकम्मी बेटी। प्रिया ने अपनी मां के मुंह से वही परिचित बातें सुनी। वह कभी उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछती थी, बस रोज डांटती, कोसती और शिकायत करती थी। तेरे पास पैसे हैं कि नहीं? घर कुछ भेज दे। छोटू राहुल का काम मुश्किल में है, कर्ज चुकाने की तारीख आ गई है और पैसे नहीं हैं। घर पर गुंडे कर्ज वसूलने आ रहे हैं। प्रिया झुंझला उठी। कितना ज्यादा हो तो 20-30 लाख भेज दे। मां की मांगी रकम सुनकर प्रिया और थक गई। वह यहां रोज ऐसे काम करती थी जिन्हें याद तक नहीं करना चाहती थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जबकि उसका परिवार हर कुछ दिनों में फोन करके उसे निचोड़ता रहता था, जब तक उसके पास अपने लिए कुछ न बचे। उसने अधीर होकर कहा, इस महीने मैं 3 बार में 50 लाख से ज्यादा भेज चुकी हूं। मां, आपको लगता है मैं इतने बड़े पैसे कहां से खोद कर लाऊं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मां फोन में फिर चीखी, कम पड़ता है तो और काम कर। काम से ना हो तो उधार ले। अगर 2 दिन में पैसे नहीं भेजे तो मुझे दोष मत देना।
इतना कहकर उसने ठंडेपन से फोन काट दिया। प्रिया ने फोन कसकर पकड़ा और दीवार से पीठ टिकाई। उसने संपर्क सूची खोली और एक नाम पर फोन मिलाया, जिसे इतने दिनों तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने सच में कॉल कर दिया। बहुत देर बाद दूसरी तरफ से एक युवा महिला की आवाज आई, सोच लिया ना? डॉक्टर प्रिया मेरे पास आओ। डॉक्टर प्रिया मेरे पास ही के पास ही। तुम्हें कुछ देना है? संक्षेप में बात कहकर प्रिया ने फोन काट दिया। उसके भीतर बची थोड़ी सी आस्था और उम्मीद पूरी तरह ढह गई। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी, पढ़ाई के दौरान सीखी सारी चिकित्सा नीति, आज सब कुछ अर्थहीन हो चुका था। उसने आंसू पोंछे। उठकर एक बड़ा काला प्लास्टिक बैग लिया। उसने फ्रिज खोला। कांपते हाथों से फ्रीजर में रखी छोटी बड़ी अलग अलग थैलियां उठाकर काले बैग में रखती गई, जब तक फ्रीजर बिल्कुल खाली ना हो गया। लगभग 10 मिनट बाद मोटरसाइकिल की आवाज उसके दरवाजे पर रुकी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। दरवाजा खोला और काला बैग उस महिला के हाथ में दे दिया। महिला ने टॉर्च जलाकर भीतर की हर छोटी थैली सावधानी से देखी, फिर हंसकर बोली, मैं तुम्हें पूरे 40 लाख देती हूं। इतना कीमती माल है। कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें मनाया और तुम इसे लेकर पछता रही थी बहन। इतना कहकर उसने नोटों की मोटी गड्डी निकाली। बहुत सावधानी से गिनी और प्रिया के हाथ में रख दी। चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। प्रिया अब कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह घर के भीतर मुड़ी, उस महिला ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, ये सब जमा हुआ माल है, इसलिए मैं एक का लगभग 1 लाख ही लगा रही हूं। लेकिन अगर ताजा माल हो तो दाम 3 गुना है। एक भी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह प्रिया के कान के पास झुककर बोली, याद रखना, जिनमें मां 18 साल से कम की हो, उनका दाम अलग है। कम से कम 10 लाख से ऊपर मिलेंगे। इतना कहकर उसने प्रिया के कंधे पर हाथ मारा, फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। जब उसकी लाल टेल लाइट सड़क के आखिरी छोर पर एक छोटे बिंदु जैसी रह गई, प्रिया ने अपने हाथ में आए पैसे देखे और खुद पर कटु हंसी हंस दी। आखिर वह कितनी गिर चुकी थी। वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, लेकिन अब उसने अवैध क्लिनिक खोल रखा था, जहां वह चुपचाप उन अनगिनत बच्चों की जान लेती थी जो अभी जन्म लेकर आंखें भी नहीं खोल पाए थे, और अंतिम दया तक उनके लिए कोई ठिकाना देने का काम भी वह न कर पाई। वह महिला उन बच्चों को किस लिए ढूंढती थी, यह भी प्रिया को मालूम नहीं था। बहुत बाद में इंटरनेट पर काली विद्या और तांत्रिक कर्मों में भ्रूणों के इस्तेमाल की बातें पढ़कर उसे धुंधला सा समझ आया कि इतने महंगे दामों पर खरीदे गए भ्रूणों का क्या उपयोग किया जाता होगा। प्रिया घर के भीतर गई। उसने पागलों की तरह दोनों हाथों को आपस में रगड़ा जब तक वे लाल न पड़ गए। नहाने के बाद उसने दराज खोली और 2 नींद की गोलियां निकाली, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से मंगवाया था। बिना हिचकिचाए उसने उन्हें मुंह में डाला और बिस्तर पर चढ़ गई।
आंख बंद करते ही दरवाजे पर परिचित दस्तक फिर अचानक गूंज उठी। आधी रात में लोहे के दरवाजे पर धड़ाधड़ चोट की आवाज प्रिया के लिए कोई अजनबी बात नहीं थी। उसने ऐसा किया जैसे उसने सुना ही नहीं। आंखें बंद रखीं और नींद की गोलियों के असर का इंतजार करती रही। लगभग 15 मिनट बाद भी आवाज बीच बीच में आती रही। प्रिया ने हिम्मत कर पूछा, कौन है? कोई उत्तर नहीं आया। इसके बदले दस्तक और तेज और जल्दबाजी भरी हो गई। प्रिया ने ऊपर से कपड़ा पहना और बाहर आई। दरवाजे की छोटी दरार से उसने एक बहुत युवा लड़की को सामने खड़ा देखा। डॉक्टर, दरवाजा खोलिए। प्रिया ने आंखें जोर से खोलकर उस छोटी दरार से लड़की का चेहरा पहचानने की कोशिश की। सुंदर चेहरा अब भी किशोरपन से भरा था। वह दरवाजा खटखटा रही थी और बार बार आसपास देख रही थी। इस समय डॉक्टर बंद है, जाओ, कल आना। भीतर से आती आवाज सुनकर लड़की घबरा गई, जैसे रोने वाली हो, और विनती करने लगी, डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए। कल मेरे माँ बाप आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि घर वालों को पता चले। प्रिया समझ गई। उसने दरवाजे की कुंडी हटाई, लड़की को सिर से पांव तक देखा, फिर उसे अंदर आने दिया। लड़की बेचैनी में दोनों हाथ मल रही थी। बार बार अटक कर बोली, डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में पैसे पूरे हो जाएं तो करवाऊंगी, लेकिन अब समय नहीं है। यह कहकर लड़की ने अपने थोड़ा उभरे पेट को छुआ, आंखों में आंसू लिए प्रिया की ओर देखा। बातचीत में पता चला कि उसके पेट में बच्चा 3 महीने से ऊपर का था। वह उसके और इंटरनेट पर मिले प्रेमी के संबंधों का परिणाम था। वह लड़का कभी कभी उसके किराए के कमरे पर आता, उसे घुमाने ले जाता और दोनों रात साथ बिताते। सच तो ये था कि अपने इस काम के दौरान प्रिया ने ऐसी कहानियां बहुत सुनी थीं। हर कहानी का रास्ता अलग था, लेकिन अंत एक ही होता था, उसके क्लिनिक में परिणाम मिटाना। प्रिया ने मेडिकल दस्ताने पहने, सामने रखी काली चमड़े की खाट की ओर उंगली से इशारा किया। बिना कुछ बोले लड़की समझ गई। कपड़े बदलकर चुपचाप उस पर लेट गई। चाकू कैंची की खनखनाहट ने लड़की को ठंडे पसीने से भिगो दिया। प्रिया ने कुछ देर जांच की, पाया कि गर्भ बहुत स्वस्थ है। फिर पूछा, 18 की हुई? इस सवाल पर लड़की की मुट्ठी कस गई। फिर उसने सच कहा, नहीं, मैं 17 की हूं। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। वह दक्षता से काम में लग गई। बीच बीच में लड़की की हल्की कराह सुनाई देती, लेकिन प्रिया के हाथ नहीं रुके। 1 घंटे से अधिक बाद लड़की पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ रक्त की बूंदें प्रिया के सफेद कोट पर भी उछल गई थीं। उसकी आंखें स्टील की ट्रे की ओर गईं और प्रिया के भीतर अनेक उलझे भाव घूमने लगे। लड़की के शरीर से पसीना बह रहा था। उसने राहत की सांस ली, जैसे जीवन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। प्रिया ने घड़ी देखी, ठीक 1 बजा था। उसने लड़की से कहा, थोड़ा ठीक लगे तो उठकर चली जाना, बहुत रात हो गई है, बाकी मैं संभाल लूंगी। लड़की ने हां कहा।
पेट पकड़कर चली गई। कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर अंधेरे में गुम हो गई। प्रिया को उसका नाम तक नहीं पता था। उसने एक छोटी प्लास्टिक थैली ली, स्टील की ट्रे की चीजें उसमें डालीं, उसे कमरे के दरवाजे पर टांग दिया और उस महिला को फोन किया जो पहले सामान खरीदने आई थी। बहुत जल्दी मोटरसाइकिल की आवाज रुकी। 10 लाख रुपए दरवाजे की दरार से अंदर फेंके गए। फिर वह चुपचाप चली गई। उस रात प्रिया ने फिर सपना देखा। सपने में उसने खुद को गांव के आरंभ वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा देखा। आसपास की हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ के नीचे मध्यम रोशनी से वातावरण और भी उदास लग रहा था। धुंधले अंधेरे में उसने कुछ छोटे बच्चों को अपनी ओर आते देखा। कोई लंबा था, कोई छोटा। वे साथ भागते कूदते थे। हंसी, बातें और रोना आपस में मिलकर बहुत शोर पैदा कर रहे थे। प्रिया ने आंखें खोलकर उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन पलकों पर भारीपन था। चलती हुई धुंधली परछाइयों के अलावा किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता था। प्रिया ने सोचा, ये बच्चे किसके हैं? बच्चों की हंसी ठिठोली पास आती गई। उसे और हैरानी तब हुई जब किसी ने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे। नंगे पांव कंकड़ों से कटे हुए थे और उनमें खून रिस रहा था। तुम लोगों का घर कहाँ है? इस तरह बाहर क्यों भटक रहे हो? प्रिया के पूछते ही बच्चे एक दूसरे को उलझन से देखने लगे। फिर भारी आवाज में बोले, हमारा घर कहाँ है? एक बड़ा बच्चा उसी मासूम और दुखी आवाज में बोला, कुछ दिन पहले हम मां के पेट में थे, फिर एक औरत ने हमें बाहर खींच लिया। उस समय बहुत दर्द हुआ था। प्रिया का दिल धक से हुआ। उसने सामने खड़े बच्चों को सुन्न होकर देखा। क्या वे उसी की बात कर रहे थे? वही तो थी जिसने उन्हें मां के पेट से बाहर निकाला था। उसने देखा कि हर बच्चे के हाथ पैरों पर कम या ज्यादा अजीब नीले काले निशान थे। प्रिया के मन में एक भयानक विचार आया, क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें उसने अपने हाथों से नष्ट किया था? तांतीत उसके पांव अनायास पीछे हटे। कुछ कदम पीछे हटते ही उसकी पीठ पुराने पेड़ से टकराई। पेड़ की खुरदुरी छाल उसकी पीठ से रगड़ी, लेकिन एहसास वैसा ठंडा था जैसे क्लिनिक की स्टील की खाट। उसके कानों में चाकू, कैंची और ट्रे बक्सों के टकराने की खनखनाहट गूंजी। सामने वे अस्पष्ट आकार वाले बच्चे अब भी आगे बढ़ रहे थे। प्रिया हकलाकर बोली, दूर रहो, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने बच्चों और ठंडे पेड़ के तने के बीच की जकड़न से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे शक्तिहीन हो गया था। कुछ मुलायम और लसालसा उसके पैर से चिपका और ऊपर चढ़ने लगा। वह वयस्क की हथेली से थोड़ा ही बड़ा था। उसने साहस जुटाकर पैर झटकना चाहा, बस उससे मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसे छुड़ा नहीं सकी। प्रिया सचमुच डर गई। काम करते समय वह हमेशा शांत रहती थी, लेकिन अब वह बेबस होकर उस चीज को अपने शरीर पर रेंगते देख रही थी। वह बच्चा, या कहें लाल कोमल त्वचा वाला मांस का लोथड़ा, जिसकी आंखें अभी पूरी खुली भी नहीं थीं, जिसकी पतली त्वचा से भीतर की धड़कन मानो दिख रही थी। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। वह चुपचाप चढ़ता रहा।
चाहे प्रिया कितनी भी ताकत से उसे हटाने की कोशिश करे। प्रिया पूरी ताकत से चीखी। वह आधी रात में झटके से उठ बैठी। उस सपने ने उसके पूरे शरीर को ठंडे पसीने से भिगो दिया था। उसने चादर फेंकी और अपने पैरों को देखा। सपने में जहां बच्चा चढ़ रहा था वहां सचमुच थोड़ा सूखा खून लगा था जिसे उसने धोया नहीं था। वह भागकर बाथरूम गई और पानी खोलकर अपने शरीर पर डाला। उसने हाथ, बांह और पैरों को जोर जोर से रगड़ा। नहाकर उसने कपड़े बदले और फिर बिस्तर पर लौट आई। अब पूरी तरह जाग जाने के कारण उसने 2 और नींद की गोलियां पीने का निर्णय किया। उसे बिना सपने की गहरी नींद चाहिए थी, लेकिन कुछ ही देर शांति रही। फिर बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। प्रिया का सिर हथौड़े की तरह दुख रहा था। वह मुंह बनाकर उठी, फोन की घड़ी देखी। सिर्फ 3 बजे थे। भीतर से उसने पुकारा। कौन, उसके पूछते ही बाहर की दस्तक रुक गई। एक कमजोर आवाज बोली, दीदी दरवाजा खोलिए, मैं अभी वाली मरीज हूं। प्रिया को अशुभ आभास हुआ। आमतौर पर जो मरीज उसके पास से लौट जाते वे उसके क्लिनिक को याद भी नहीं करना चाहते थे। ये लड़की इस समय लौटी थी तो जरूर कुछ हुआ था। प्रिया थोड़ा संभली, बाल ठीक करते हुए बोली, रुको, अभी आती हूं। उसने चक्कर और सिरदर्द को शांत करने की कोशिश की। गालों पर हाथ मारकर खुद को जगाया और बाहर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने दरवाजा खोला बाहर कोई नहीं था। मोटरसाइकिल के जाते हुए की आवाज भी नहीं आई, मानो अभी तक वहां कोई आया ही न था। प्रिया को डर हुआ कि कहीं मरीज थक कर आसपास बेहोश न गिर गई हो, इसलिए उसने पूरा दरवाजा खोलकर बाहर देखा। उसने गली गली में नजर दौड़ाई। सामने बस बूढ़े कबाड़ी दंपति रोज की तरह ठेला लेकर कचरा इकट्ठा करने लगे थे। उसने हिम्मत करके पूछा, सावित्री अम्मा, अभी कोई मरीज मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर आई थी, आपने देखा वह कहाँ गई? कमर झुकी बूढ़ी औरत कांपते हाथों से छोटी बड़ी कचरे की थैलियां ठेले पर रख रही थी। उसने पूछा, कितनी देर पहले? अभी अभी। अम्मा, बूढ़े आदमी ने हैरानी से कहा, हम दोनों आधे घंटे से कचरा उठा रहे हैं, यहां कोई आया जाया नहीं। शायद तू नींद में कुछ सुन बैठी। जा, सो जा, कल काम भी करना है। प्रिया ने बस सिर हिलाया और कमरे में लौटी। उसका शरीर बहुत थका था, लेकिन अभी जो आवाज उसने सुनी थी वह भ्रम नहीं हो सकती थी। जैसे उसके विचार को सच करने के लिए कमरे में घुसने से पहले उसने दरवाजे पर साफ हाथ का निशान देखा और एक गाढ़ा गीला धब्बा भी जो अभी सूखा नहीं था। जैसे खून। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, प्रिया बुदबुदाई। फिर जैसे किसी भयानक चीज से भाग रही हो, जल्दी से भीतर गई और सिर तक चादर ओढ़ ली। भय और संशय के बीच वह कब सो गई उसे पता नहीं चला। अगली सुबह प्रिया ने क्लिनिक बंद कर दिया। उसे डाकघर जाकर गांव पैसे भेजने थे और साथ में बाजार से कुछ खाना खरीद कर पूजा का भोजन भी पकाना था। प्रिया कम ही बाजार जाती थी क्योंकि वह अक्सर दोपहर तक सोती थी। सही कहें तो रात की खराब नींद की भरपाई करती थी। आज संयोग से चंद्रमाह की 16 तारीख थी।
उसे मासिक पूजा का भोजन बनाना था। वह पैसे भेजने के लिए जरूरी जानकारी फॉर्म में भर रही थी कि डाकघर की कर्मचारी आपस में चर्चा करने लगीं। रात क्या हुआ था जो तुमने मुझे 3 बजे फोन किया, आप लोगों को पता नहीं? रात मेरे किराए वाले इलाके में बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ? बता। गोदाम वाली महिला कर्मचारी जो पार्सल अलग कर रही थी, सबकी उत्सुकता के कारण काम रोककर विस्तार से बताने लगी। कल रात 1 या 2 बजे के आसपास मैंने बगल के कमरे वाली लड़की की चीख सुनी। सब भाग कर गए तो देखा वह कमरे में अपनी अपनी सहेली के साथ जूझ रही थी। बीमार थी क्या? उसकी सहेली बीमार होती तो बात ही क्या थी। वह लड़की पूरी खून में लथपथ थी, चेहरा बिल्कुल सफेद, बेहोश। प्रिया का फॉर्म भरता हाथ उत्सुकता से रुक गया। फिर पूरा मोहल्ला उसे अस्पताल ले गया। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? सबने सिर हिलाया। महिला ने कहा, डॉक्टर ने कहा गर्भपात के कारण ज्यादा रक्तस्राव हुआ। लोगों के चेहरे पर दया और दोषारोपण दोनों थे। सबने बस सिर हिलाया, कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद महिला ने आगे कहा, बेचारी के माँ बाप गांव से बेटी से मिलने आए थे। सुबह 6 बजे पहुंचे तो सीधे अस्पताल भागे, पर लड़की बहुत खून बह जाने से नहीं बची। उसे सीधे शवगृह ले गए। सुना है उसकी मां आपातकालीन कक्ष में ही सदमे से बेहोश हो गई। सुबह की यह चर्चा रोज की गपशप जैसी आनंददायक नहीं थी। किसी ने निराश होकर कहा, आजकल कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कौन सी जगह ने उस बच्ची का ऐसा काम किया। भगवान करे पुलिस जांच करे और उस अवैध गर्भपात वाली को पकड़ ले। दूसरी ने कहा, उसे भी क्या दोष दें, लोग पैसे के लिए सब करते हैं। किसी ने मजबूर तो नहीं किया वहां जाने को। मगर सुना है लड़की के माता पिता यह बात दबा देंगे। उसे गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे और कहेंगे सड़क दुर्घटना में मर गई। वैसे कौन शिकायत करेगा? इज्जत भी तो जाती है। आखिर अपनी ही बेटी थी, भले गलती कर बैठी। बाकी लोगों में कोई सहमत था, कोई गुस्से में। कई लोगों ने लड़की को दोष देते हुए गालियां भी दी। प्रिया जैसे पत्थर हो गई। अगर उनकी बातों वाली लड़की वही थी जो पिछली रात आई थी, और अगर सचमुच उसे 2 बजे के बाद रक्तस्राव हुआ था, तो 3 बजे जो दरवाजा खटखटा रही थी वह क्या थी? प्रिया आगे सोच नहीं सकी। उसने मुट्ठी कस ली। अगर ये सच था तो कल उसके हाथों ने एक साथ मां और बच्चे दोनों को मार दिया था। उसके हाथ की कलम नीचे गिर पड़ी, जिससे कर्मचारियों की बातचीत भी रुक गई। उसने फॉर्म और पैसे कर्मचारी को दिए, फिर जल्दी से टोपी पहनकर लौट गई। वह बाजार से गुजरी तो जैसे बेहोश सी थी। आदत से वह हमेशा की तरह मांस की दुकान पर रुक गई। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने खून रिश्ते मांस के टुकड़े लटके थे। मांस बेचने वाली औरत ग्राहकी दिखाने के लिए मांस का टुकड़ा प्रिया के सामने हिलाने लगी। परिचित कच्चे खून की दाग की गंध उसकी नाक में घुसी और उसे याद आया कि वह कैसे मांस फ्रिज में रखती थी। उसके गले से गरम उल्टी जैसा कुछ ऊपर आया। वह मुंह ढककर एक बिजली के खंभे के पास गई और सूखी उल्टी करने लगी। यह हालत उसे काम शुरू करने के शुरुआती दिनों में अक्सर होती थी, लेकिन बाद में वह अभ्यस्त हो गई थी। पता नहीं आज फिर क्यों ऐसा हुआ। सुबह कुछ न खाने और मतली से आंखों में पानी आ गया। जब वह संभली तो मांस की दुकान पर लौटी और थोड़ी हड्डी वाला दुबला मांस तथा कुछ किलो पोर्क बेली जैसी चर्बीदार कटाई पूजा के भोजन के लिए कटवाया।
मांस बेचने वाली खुशी से जल्दी जल्दी तौलने लगी। जब उसने मांस की थैली हाथ में ली, पैसे दिए और जल्दी घर लौटकर खाना पकाने लगी। उसी समय गांव में डाकघर से पैसे आने की सूचना मिलते ही सुनीता ताश खेलते हुए तुरंत उठी और पैसे लेने चली। आसपास के लोगों को पता था कि उसे फिर बेटी से पैसे मिले हैं। भले वे सुनीता के स्वभाव को पसंद न करते हों, पर उससे कुछ लाभ मिलते रहते थे, इसलिए साथ देने लगे। हाँ भाई, तुम्हारी तरह डॉक्टर बेटी किसे मिली है, महीने भर में लाखों भेजती है। तुम ताश खेलते खेलते भी पैसा खत्म नहीं कर पाओगी। अजीब बात है, तुम ताश में डूबी रहती हो, रमेश शराब में, राहुल दिन भर आवारा घूमता है। और प्रिया किस पर गई जो इतनी होशियार निकली। सुनीता ने बेटी की प्रशंसा सुनकर गर्व से कहा, नसीब अपना अपना होता है। देखो, प्रिया को तो मैंने जैसे तैसे छोड़ ही दिया था, फिर भी आगे निकल गई। और राहुल बेचारा कुछ दिनों से जाने कहां काम में लगा है, अभी लौटा नहीं। उसके भाग्य में धंधा नहीं, इसलिए बार बार घाटा उठाता है। बगल में बैठी एक औरत सुनीता का बेटे को अंधाधुंध बचाना सह न सकी और साफ बोली, अरे रहने दो, तुम राहुल की कहानियों में आ जाती हो। आज 10-15 लाख लेकर व्यापार, कल 10 लाख लेकर खरीदारी। पता है कहाँ जाता है? शहर की लाल नाखून वाली औरतों पर पैसे उड़ाता है। पिछले हफ्ते मैंने उसे कॉफी हाउस की लड़की को नाश्ते पर ले जाते देखा। विश्वास न हो तो मोहल्ले में पूछ लो। बेटे पर बात आते ही सुनीता की मानो नस दब गई। उसने ताश के पत्ते बीच में फेंके, गुस्से से उठी और चीखी, तुम लोग अपने बच्चों को संभालो, मेरे घर की जासूसी करने की इतनी फुर्सत है। मेरा बेटा बिगड़ा भी हो तो इतना नहीं बिगड़ा। मेरी बेटी कमाती है तो मेरा बेटा थोड़ा खर्च कर ले, क्या अकेली रखूंगी? बहुत बोलती हो। इतना कहकर वह अकड़ कर चली गई और पीछे बैठी औरतें मुंह खोले रह गईं। रास्ते में वह बुदबुदाती रही, आज शाम शहर जाकर पैसे ले आऊंगी, कल तुम सबके मुंह पर पैसा फेंकूंगी, फिर सब चुप हो जाओगी। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंची। घर सूना था, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी। आंगन में सूखे पत्तों की परतें जमी थीं। सुनीता पत्तों पर पैर रखती भीतर गई। भूख लगी तो ढका हुआ खाना उठाया। मछली की प्लेट में केवल कुछ कांटेदार सिर बचे थे। कल दोपहर का चावल सड़कर खट्टा बदबू देने लगा था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कटोरे, थालियां, बर्तन सब उठाकर बर्तन धोने वाली जगह फेंक दिए। अलमारी से दूसरा भगोना निकाला और चावल पकाने लगी। चावल धोते समय घर के सामने मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। राहुल है क्या बेटा, कहाँ था? इतने दिन कुछ खाया पिया कि नहीं? सुनीता ने 20 साल के बेटे से लगातार पूछा, पर रोज की तरह आलसी या थका व्यवहार करने के बजाय राहुल न तो झूले पर जाकर लेटा, न पानी पिया, लेकर रसोई में खाना ढूंढा, न कंप्यूटर पर खेल खेलने बैठा। वह घर में आया और कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा हरा सफेद और भयानक था। क्या हुआ राहुल, ऐसे सुन्न क्यों बैठा है? कुछ खाएगा, मां बनाएगी। राहुल चुप बैठा रहा। काफी देर तक न बोलने पर सुनीता ने उसके कंधे पर जोर से मारा। वह चौंक कर बोला, मर गई? कौन मर गया? कहीं तू? वह मर गई। इतना कहकर राहुल ने घबराकर सिर पकड़ लिया। बाल नोचने लगा।
उसके चेहरे से भय और भ्रम छिप नहीं रहा था। सुनीता ने कई कहानियां सुनी थीं कि आवारा लड़के नशे में लोगों को मार देते हैं या पागलपन में किसी की जान ले लेते हैं। उसने आधे पके चावल छोड़ दिए और उसके पास जाकर पूछा, क्या बोल रहा है, ठीक से बता। कौन मरी, क्यों मरी, तेरा उसमें हाथ है क्या? राहुल ने सिर हिलाया, कमजोर कांपती आवाज में बोला, नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन वह मेरी वजह से मरी। सुनीता के सिर में धमाका हुआ। उसके कानों में बार बार वही वाक्य गूंजा, वह मेरी वजह से मरी। हे भगवान, उसका बेटा अभी कितना छोटा था, कैसे किसी की मौत से जुड़ गया। उसने हिम्मत जुटाई, बेटे के सामने बैठी और दांत भींच कर पूछा, क्यों मरी तेरी वजह से कैसे? कुछ दिन पहले उसने बताया कि वह गर्भवती है। वह अभी नाबालिग थी, इसलिए मैंने पैसे देकर कहा कि जाकर गिरवा दे। उसने बहुत विनती की कि वह नहीं चाहती, लेकिन मुझे जेल जाने का डर था। मैंने कुछ पैसे फेंक दिए और कहा कि अगर नहीं गिराया तो परिणाम खुद भुगतना। फिर मैं कुछ दिन खेलने निकल गया। उसे सारे संपर्क काट दिए। आज उसके कमरे पर गया तो उसकी सहेली ने बताया वह मर गई, रक्तस्राव से मर गई। यह सुनते ही सुनीता का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने राहुल को जोरदार थप्पड़ मारा। ये पहली बार था जब उसने अपने लाडले बेटे को मारा था। हे देवताओं, तू इतना निकृष्ट कैसे हो गया राहुल? तूने उस लड़की को पैसे देकर अपने ही बच्चे को मरवाने भेजा। पाप लगेगा राहुल, पाप लगेगा। सुनीता उम्रदराज थी और गांव में पली थी। वह गर्भ गिराने का विरोध करती थी। वर्षों पहले जब वह विवाह से पहले गर्भवती हुई थी और ससुराल ने उसे बहुत अपमानित किया, ढंग की शादी तक नहीं दी, तब भी उसने अपनी संतान को नहीं छोड़ा था। अब उसका पोता उसके ही बेटे ने मरवा दिया था। बेटे को कोसने के बाद जैसे कुछ याद आया, उसने पूछा, उस लड़की के परिवार वाले तुझे जानते हैं? घर कहाँ है? बिहार के छपरा जिले में। घर वाले बदनामी से डरते हैं, कह रहे हैं मैं सड़क दुर्घटना में मरी, मैं उसके यहां गया था। सुना आज रात दफनाएंगे। सुनीता का दिमाग खाली हो गया। वह घुटनों पर हाथ रखकर उठी, 3 अगरबत्तियां जलाईं और भगवान की मूर्ति के सामने रखीं। पूजा स्थान बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ था। राख अगरबत्ती दान से बाहर भर गई थी। वह अगरबत्ती लगाकर लगातार प्रणाम करती रही। वह डरी भी थी, चिंतित भी, पर उसकी प्रार्थना में स्वार्थ भरा था। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि उसके बेटे का संकट टल जाए। उस लड़की की आत्मा राहुल से चिपककर उसे परेशान न करे। भगवान उसके बेटे को सुरक्षित रखे। सुनीता की स्वार्थी बड़बड़ाहट जैसे आकाश को भी क्रोधित कर गई। जैसे ही उसने झुककर प्रणाम किया, तीसरा प्रणाम पूरा होने से पहले ही अगरबत्तीदान उलटकर जमीन पर गिर पड़ा। राख का बादल उठा और सुनीता के बालों पर गिरा। पहले से गंदा घर और भी अस्त व्यस्त हो गया। राहुल, राहुल, मां की मदद कर, आंखों में जलन हो रही है। सुनीता की तेज आवाज से राख उसकी नाक मुंह में और चली गई। वह दम घुटने से खांसने लगी। उसने हवा खींचने की कोशिश की, पर जितना सांस लेती
उतनी राख भीतर जाती, जैसे जान लेने पर तुली हो। राहुल नीचे घर में खोए आदमी जैसा बैठा था। मां की आवाज सुनकर भागा। बहुत कोशिश के बाद मां बेटा किसी तरह बरामदे तक पहुंचे और धीरे धीरे सांस सामान्य हुई। उस दिन राहुल खेलने नहीं गया, घर में पड़ा रहा। उसके मन में राहत और पीड़ा दोनों थे। राहत इसलिए कि शायद उसे उस नाबालिग प्रेमिका के गर्भ वाली बात पर कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीड़ा इसलिए कि उसके भीतर का मनुष्य पूरी तरह मरा नहीं था। वह उस अकाल मरी प्रेमिका और उस बच्चे के लिए अपराध बोध महसूस कर रहा था जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। सुनीता ने बेटे को झूले पर पड़े देखा। हालांकि वह बेचैन थी, फिर भी बेटी से मांगे पैसे भूल न पाई। घर से निकलते समय उसने कहा, तू घर देखना, मैं रिक्शा लेकर शहर पैसे लेने जा रही हूं। प्रिया ने भेजे हैं, थोड़ी देर में आती हूं। राहुल ने बस सिर हिलाया, मां को उत्तर भी न दिया। आंखें आधी बंद हुईं और वह कब सो गया पता नहीं चला। 2 घंटे से अधिक बाद सुनीता लौटी। बेटे की घटना से उठी भावुकता धीरे धीरे 30 लाख से अधिक हाथ में होने की खुशी से बदल गई। सच तो यह था कि उसकी दया और पहले की प्रतिक्रिया पूरी तरह बेटे के पाप और संकट की चिंता से निकली थी। उस बेचारी मृत लड़की के लिए उसके मन में सचमुच कोई दुख नहीं था। वह रिक्शे से उतरी, चालक को 150 रुपए खुशी से दे दिए और बची रकम भी नहीं मांगी। बेटे को झूले पर पड़ा देखकर उसने उसका चेहरा थपथपाया। राहुल, उठ बेटा, अभी मैं एक तांत्रिक औरत के घर से तेरे लिए यह ताबीज लाई हूं। बहुत काम की चीज है, साथ रखेगा तो कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी। उसने राहुल के हाथ में छोटा पीला कागजी पुड़िया थमाया जिस पर लाल स्याही की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी थीं। राहुल अब तक भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज की घटना से थोड़ा डर गया था। उसने अनिच्छा से ताबीज बटुए में रख लिया। सुनीता बेटे के स्वभाव से परिचित थी, इसलिए नाराज नहीं हुई। उसने बचे पैसे देखे और मन ही मन सोचा कि प्रिया डॉक्टर बनकर कितना कमाती है। काश राहुल पढ़ता और बहन की तरह इलाज करता तो उसे चिंता न होती। फिर सोचा, कोई बात नहीं, प्रिया है तो पर्याप्त है। आज राहुल को कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूं। पैसे खत्म होंगे तो फिर फोन कर मांग लूंगी। इस तरह राहुल की जवान प्रेमिका की मौत का मामला मां बेटे दोनों ने जल्द ही मन से हटा दिया और दोनों अपने अपने सुखों में पैसे लगाने को तैयार हो गए। उधर प्रिया बाजार से लौटकर पूजा का खाना तुरंत पकाने वाली थी, लेकिन 2 मरीज सुबह से उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ और लोग भी क्लिनिक आए, पर केवल सामान्य मासिक गड़बड़ी थी, गर्भ नहीं था। इसलिए प्रिया को 200 रुपये से अधिक ही मिले। अचानक उसे उन दिनों से अधिक हल्कापन महसूस हुआ जब बहुत लोग आते थे। वह थक कर बिस्तर पर लेट गई। बीच बीच में उसकी नजर गैस पर उबलते बर्तन पर जाती। ये बड़ा गैस चूल्हा उसने कुछ समय पहले ही खरीदा था, पर इन दिनों खाना पकाते समय अचानक लौ बुझ जाती थी। ध्यान रखना पड़ता था। अगर बुझ जाए तो तुरंत जलाना पड़ता। कुछ देर लेटे लेटे उसे कल वाली लड़की याद आई। प्रिया को 9 हिस्से से अधिक विश्वास था कि उसका संदेह सही है। उसने खुद को कड़वी मुस्कान के साथ समझाया, जीवन मृत्यु भाग्य है, भाग्य से कौन लड़ सकता है। अच्छा हुआ परिवार ने बात नहीं बढ़ाई।
वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस पेशे में आने के बाद कई बार उसका मन इसी तरह अपराध बोध और भय से भर गया था। शायद धीरे धीरे उसकी भावनाएं भी सुन्न हो चुकी थीं। कुछ देर बाद उसे हवा में गैस की तीखी गंध महसूस हुई। रसोई से आती सिसकारी ने उसे वास्तविकता में खींच लिया। वह जल्दी चूल्हे के पास गई। पता नहीं कब चूहे ने गैस पाइप कुतर कर फाड़ दिया था। अब गैस तेजी से कमरे में भर रही थी। प्रिया ने चूल्हा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जाने कैसे उसने उल्टा उसे और घुमा दिया। क्लिक। चिंगारी की छोटी लौ चमकी। फिर उसके 20 वर्ग मीटर से भी छोटे कमरे में भयानक विस्फोट हुआ। इस समय प्रिया के कानों में केवल तेज गूंज थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। पूरा शरीर जल रहा था और दर्द से भर गया था, जैसे बहुत से टुकड़े शरीर में, चेहरे पर और पलक के नीचे धंस गए हों। वह फर्श पर गिर गई, लगभग निष्प्राण। चेतना की अंतिम रेखा में उसने ऊपर रखा फ्रिज जोर से कांपते देखा। उसके दरारों से लाल रक्त की धारें रिसीं। फ्रिज के बदन पर बहती हुई फर्श पर पहुंची और उसकी ओर बहने लगीं। खड़खड़ाहट हुई। पुराने फ्रिज का पैर विस्फोट से टूट गया। भारी फ्रिज उसके ऊपर गिरा और उसके निचले शरीर को दबा गया। प्रिया ने दर्द में देखा कि सब कुछ जल रहा है। वह चिल्ला नहीं पा रही थी, किसी मदद की आवाज नहीं सुन रही थी। आग की लपटों के बीच ईंट की बनी रसोई की शेल्फ पर उसे कुछ लाल नवजात जैसे बच्चे आराम से बैठे दिखाई दिए। वे उसकी ओर देखकर अजीब मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। प्रिया चेतना खोकर बेहोश हो गई। उसी शाम जब प्रिया हादसे का शिकार हुई। राहुल गांव में पैसे लेने के बाद भी हमेशा की तरह शराब पीने नहीं गया। जब भी उसे हुआ सब याद आता। वह भागना चाहता, पर अनजाने में वह अपनी प्रेमिका के गांव की ओर चला गया। संध्या ढल रही थी। राहुल ने बाइक लगभग 200 मीटर दूर रोकी, जहां लोग उस बदकिस्मत छोटी लड़की को दफनाने के लिए गड्ढा तैयार कर रहे थे। जब ताबूत उठाकर कब्र में उतारने लगे, किसी ने घबराकर चिल्लाया। नहीं, उस चीख से भीड़ घबरा गई, लेकिन फावड़े कुदाल से कब्र आगे खोदने के बजाय सबने बड़े बड़े अगरबत्ती के गुच्छे जला दिए। सूर्यास्त के समय कब्रिस्तान में अगरबत्ती का धुआं मंडराने लगा और दृश्य अत्यंत भयानक हो गया। कौवों का झुंड ऊपर से कांव कांव करता उड़कर गायब हो गया। आधे घंटे से अधिक बाद दफनाने आए लोग एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते रहे। ताबूत उठाने वाले 6 आदमी शुरुआत से खड़े थे, पांव कांप रहे थे, फिर भी ताबूत नीचे रखने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से एक बूढ़ा बोला, लड़की अकाल और अन्याय से मरी है। मन में बहुत कुछ अधूरा है। अब क्या करें, थोड़ा और देर हुई तो दफनाने का समय निकल जाएगा, फिर आत्मा प्रेत बन सकती है। लड़की के माता पिता खड़े रहने की शक्ति खो चुके थे। वे जमीन पर बैठ गए। होंठ काटते काटते खून निकाल लिया। राहुल की रीढ़ ठंडी हो गई। उसे अजीब, परिचित और अपरिचित एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा हो। हल्की सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही हो। अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि पीछे से एक हाथ उसकी कमर पर लिपट गया। पूरा शरीर आगे से चिपक गया, बिल्कुल वैसे जैसे मीरा उसे मिलने आने पर पकड़ा करती थी।
रियर व्यू मिरर में राहुल ने मीरा का चेहरा देखा, आंसू से भीगा, सफेद पड़ा। लाल आंखें संध्या के कब्रिस्तान के आकाश से उलट चमक रही थीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हो भी और न भी हो। आकर मुझे और हमारे बच्चे को दफनाओ, बच्चा अभी तुमसे नहीं मिला, इसलिए रो रहा है और मेरे साथ जाने को तैयार नहीं, जैसे किसी ने प्रेरित किया हो। राहुल ने बटुए से ताबीज फाड़कर फेंक दिया, फिर 2 कदम चलकर झुकता, 3 कदम पर दंडवत करता, कब्र की ओर गया। मीरा की रूममेट ने राहुल को कब्र की ओर आते देखा और धीरे से कहा, वह आ गया मीरा। मीरा, जिसका इंतजार था वह आ गया। उसके बोलते ही राहुल घुटनों और दंडवत के साथ कब्र तक पहुंच गया। उसने हाथ में अगरबत्ती पकड़ी और कहा, माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। ताबूत हल्का सा कांपा, फिर ताबूत उठाने वालों की हरकत के साथ शांत होकर कब्र में उतर गया। राहुल के भीतर की सारी खींचतान अंततः केवल एक माफी में समाप्त हुई। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने मीरा की कब्र भर दी, राहुल वापस नहीं जाना चाहता था। धूप बारिश की परवाह किए बिना वह उसी कब्र के पास बने छोटे छप्पर के नीचे पहरा देता रहा। कोई कितना भी समझाए, वह न लौटा। जिन लोगों को आध्यात्मिक बातों की समझ थी, उन्होंने राहुल के परिवार से कहा कि उसे जबरदस्ती न लाएं, क्योंकि यदि उसे हटाया गया तो उसकी आयु टूट जाएगी। सुनीता पागलों की तरह बेटे के पास पहुंची, पैसा खर्च कर इस पहाड़ के गुरु से उस आश्रम की साध्वी तक सबको बुलाया। लेकिन सबने एक ही निष्कर्ष दिया। धीरे धीरे उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। राहुल सामान्य दिनों में छोटे छप्पर में चुप बैठा रहता, धूप बारिश सहता, रात में मच्छरों से शरीर सूज जाता। लेकिन हर पूर्णिमा की रात, जब चांद ऊंचा चढ़ता, आसपास के लोग उसे कब्र के चारों ओर खेलते दौड़ते देखते। लोग सिर हिलाकर कहते, यही गैर जिम्मेदार लोगों की कीमत है। 1 महीने बाद प्रिया अंततः होश में आई। आंख खोलते ही उसने देखा कि शरीर में अनगिनत नलियां लगी हैं। दर्द गायब था, पर इसका अर्थ स्वस्थ होना नहीं था। उसने सिरहाने लगी मेडिकल शीट देखी, जिसमें उसकी निगरानी की जानकारी लिखी थी। उसके दिमाग में भनभनाहट हुई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मरीज प्रिया शर्मा, उम्र 29 वर्ष, पूरे शरीर पर जलन, गंभीर सड़न के कारण चारों अंग काटने की शल्य क्रिया के बाद पुनर्वास की प्रतीक्षा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चारों अंग काट दिए गए, ऊपर से पूरा शरीर जला हुआ। क्या वह अब उन बच्चों से अलग थी जिन्हें उसने कभी रासायनिक नमक के घोल से नष्ट किया था? अपने शरीर को देखती ही हाथ पांव कटे हुए, क्या यह उन दिनों का फल था जब उसने बच्चों को उनकी माताओं के पेट से खींचकर बाहर निकाला था? कौन सा बच्चा टुकड़ों में नहीं टूटा था? उसने पास में माँ बाप की बातचीत सुनी। रमेश कह रहा था, तुम यहां प्रिया को देखो, मैं बाजार जाकर ये घोंघे बेच कर आता हूं।
और इसकी फीडिंग ट्यूब भी बदल देना। फिर सुनीता के रोने की आवाज आई। मैं कितनी दुखी हूं रे, बेटी लकवाग्रस्त, बेटा पागल सा। हम दोनों अब बेटा तथा अब किस पर भरोसा करें, क्या आक्रे। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। इस अवस्था में अब वह मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती थी। भगवान ने उसे जीवित छोड़ा था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहने के लिए, चल न सकने, बोल न सकने के लिए उसे जीना था और रोज देखना था कि बूढ़े माता पिता उसके कर्ज चुका रहे हैं। उन दिनों के बदले जब वे उसके पैसों पर ऐश करते रहे। पीड़ा, निराशा, अपराधबोध और भय हर रात प्रिया के सपनों में घुसते रहे, और यही उसके अपने पापपूर्ण कर्मों की कीमत थी।